तो आज 15 मई है, और 15 मई को जितनी भी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? पोल बॉडी पे। यानी कि पोल बॉडी कौन है हमारे देश में? कौन कराता है इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। कौन, तो किस केस के रिगार्डिंग ये बात हो रही है? जो अपॉइंटमेंट के बारे में बात चल रही थी ना, कि अनूप बर्नवाल केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। अनूप बर्नवाल केस से पहले क्या होता था? अनूप बर्नवाल केस से पहले एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से क्या करता था? इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता था। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेता। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट का एक तरीके से क्या हो गया? एकाधिकार हो गया इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। हालांकि उस समय पर अगर हम देखें तो काफी अच्छे अच्छे इलेक्शन कमिश्नर्स आए, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में एक अनूप बर्नवाल केस में जजमेंट आता है। वो कहता है कि कोर्ट ने बोला कि भाई जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का, उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी को क्या बोला? सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी के अंदर किस किस के होने का प्रावधान किया? एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीन लोग मिलके क्या करेंगे? चूज करेंगे। किसको चुनेंगे? इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करेंगे। ठीक है, हाँ, दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है उसका। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी साल अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, इन सब को लेके पार्लियामेंट एक लॉ लेके आया। और उस लॉ में क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया सिलेक्शन कमेटी के कॉम्पोजिशन में। क्या चेंजेस कर दिए सिलेक्शन कमेटी के कॉम्पोजिशन को लेके? हाँ, नहीं, एलओपी। तीन लोग उसके अंदर रह गए, प्राइम मिनिस्टर, एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरा कोई कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट, जो कि जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दे वो। तो ये तीन लोग किसके अंदर रह गए? इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन बॉडी के अंदर ये तीन लोग रह गए। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्या नाम है इसका? जो एक्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस एक्ट से सारी चीजें चेंज कर दी। ठीक है, तो अभी जो केस चल रहा था उसके अंदर, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिबेट है जो हमेशा हमारे कंट्री में या कहीं भी अभी चलती रहती है, लॉ की फील्ड में बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट है ये। क्या पॉइंट है? देखो, अटॉर्नी जनरल ने क्या बोला? कोर्ट कैन नॉट बिकम सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट कैन नॉट बिकम सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है? कि कोर्ट क्या नहीं कर सकता? कोर्ट लॉ को बना नहीं सकता। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन का काम कोर्ट का है। ठीक है, और क्या काम है कोर्ट का? ये देखना कि जो भी लॉ बना है वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं करता। बस इतना काम है कोर्ट का, लॉ बनाना नहीं है। तो यहां पर डिबेट आती है जुडिशियल एक्टिविज्म की और जुडिशियल रिव्यू की। क्या जुडिशियल रिव्यू है, क्या जुडिशियल एक्टिविज्म है? क्या आती है? जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या अंतर है दोनों के बीच में? जुडिशियल रिव्यू तो अच्छा है, जुडिशियल रिव्यू तो करना चाहिए, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म कई बार देश के लिए, कानून के लिए नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि काम किसका है ये? लॉ बनाना काम किसका है?
पार्लियामेंट का क्यों है? क्योंकि हमने उनके अंदर पावर को वेस्ट किया बाय एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट प्रोवाइडेड ड्यू टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो डेमोक्रेसी को अगर हमें अटमोस्ट तरीके से एंजॉय करना है तो अधिकार किसका होना चाहिए? जनता का होना चाहिए। जनता का ही तो है। जनता का कब होगा अधिकार? जब पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, क्योंकि पार्लियामेंट को हमने चुना है। ठीक है, वो किसी सिलेक्शन प्रोसीजर से, कोई एग्जाम दे के, कोई पढ़ाई लिखाई करके नहीं आया। उनको वो हमारे वोट से बने। तो वो क्या है? पार्लियामेंट क्या है? एस्पिरेशन ऑफ द मासेस है। ठीक है, जब तक डेमोक्रेसी है तब तक। हाँ, अपने आप एक्शन लेती है, लेकिन कई बार ओवर एक्टिविज्म हो जाता है तो वो ज्यादा हो जाता है फिर। तो इस केस में यही बोला है इसने, किसने? अटॉर्नी जनरल ने। हालांकि इस केस पे अप्लाई नहीं होता है ना, लेकिन ये एक डिबेट है। तो दोनों तरफ के व्यूज हैं इसमें, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। ठीक है, एक हम लोग बात करते रहते हैं सीपीआई की। अक्सर हमने लास्ट क्लास में बात की थी सीपीआई की। आज आया है डब्ल्यूपीआई का डेटा, और देखो कितना ज्यादा है डब्ल्यूपीआई, 8.3%। 8.3% डब्ल्यूपीआई होने का मतलब क्या है? 3.5 साल में सबसे ज्यादा। ठीक है, 3.9% था मार्च 2026 में, और बढ़ के कितना हो गया? 8.3% हो गया। डब्ल्यूपीआई किसको बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स को। इसके अंदर सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बेसिक। ठीक है, तो क्यों बढ़ा डब्ल्यूपीआई? डब्ल्यूपीआई बढ़ने के कारण भी वही है जो सीपीआई के थोड़ा सा बढ़ने के कारण है। 3.8% सीपीआई हो गया हमारा, अभी हमने परसों देखा था, है ना। लेकिन डब्ल्यूपीआई कितना हो गया? 8.9%। 8% से ऊपर चला गया, यानी कि आरबीआई के कंफर्ट बैंड से बाहर चला गया। कंफर्ट बैंड से बाहर चला गया तो क्यों चला गया? क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। फ्यूल इन्फ्लेशन बिकेम द बिगेस्ट ड्राइवर, 24% फ्यूल इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को देखें अगर सिर्फ, तो 67% है, और मिनरल्स और ऑयल इन्फ्लेशन 39% है, जिसको हम कहते हैं 6%, 7% के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी का यूज हो रहा है। फिर एग्रीकल्चर के भी प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा। डीजल महंगा हो जाएगा तो जोतना, खेत को जोतना, जो प्लोइंग होती है खेत की, वो महंगी हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं सबसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा। तो फ्यूल का इन्फ्लेशन क्या? इट विल स्प्रेड अक्रॉस द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हर जगह ये क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा, फ्यूल इन्फ्लेशन जो है। ठीक है, तो बेस ईयर यहाँ पर बताया। बेस ईयर आप लोगों को पता ही है कितना होता है, बेस ईयर का इफेक्ट क्या होता है ना। बेस ईयर से जब हम कंपेयर करते हैं तो जिस ईयर में, उस ईयर में कितना प्राइस था, अब कितना प्राइस है, तो उस डिफरेंस के हिसाब से वहां पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि 8.9% हो गया। तो अब देखो ये कह रहे हैं कि क्यों मैटर करता है? क्योंकि कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा इससे। अगर होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन उसको एक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर सकता है उस महंगाई को। फाइनली उसको कंज्यूमर को पास ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपना नुकसान करता रहेगा तो या तो बिजनेस बंद हो जाएगा, या उसको अपना नुकसान पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर को, कंज्यूमर को, है ना। प्रेशर ऑन आरबीआई, आरबीआई के ऊपर प्रेशर है कि डिले लेट कट्स, रेपो रेट बढ़ाने का प्रेशर है कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, है ना। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को और टाइटन करने की जरूरत है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कहाँ? सप्लाई साइड है। इन ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कैसे है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, एनर्जी महंगी हो गई, इससे सब कुछ महंगा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई इसलिए महंगा हो रहा है, रेपो रेट बढ़ा के पैसा सख्त कर लो,
जो लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है उससे रेपो रेट बढ़ा के पैसा सक कर लो, तो उससे ये वाली समस्या सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज, कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही, है ना, क्योंकि चीजें महंगी और बिकेंगी नहीं, कंजम्पशन गिरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर क्या अंतर है। होलसेल प्राइस यहाँ पर पता चलते हैं, यानी कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि थोक की दुकान है, ये दुकानदार कहाँ से सामान लेके आते हैं, होलसेल दुकान से। होलसेल शॉप्स होती है, जैसे अगर आप मेरठ की बात करें तो सदर, सदर में मसाले, दालें और ये सब मिलता है थोक के भाव। ठीक है, वो थोक की दुकान है, वहां पे प्राइस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वहां पर रिटेलर का मार्जिन अभी जुड़ा नहीं। वहां से रिटेलर खरीदेगा और आपको लाके रिटेल करेगा। आप जो किराने की दुकान पे, अपने मोहल्ले की दुकान पे जाओगे, वो रिटेलर है, वहां से आप खरीदोगे, तो आपने क्या खरीदा, रिटेल, यानी कि आपने सीपीआई के हिसाब से सामान खरीदा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि आप कंज्यूमर है। होलसेलर कौन है, जो मंडी में बैठा है, ठीक है, जो सदर बाजार में बैठा है वो होलसेलर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देखो एक चीज याद रखना, ये तो एनएसओ रिलीज करता है, एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मॉस्पी के अंदर, है ना। लेकिन डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर करता है, वो मॉस्पी के अंदर का आता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये अंतर याद रखना, ऐसे अंतर करके मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो वो मैच द फॉलोइंग में गलत हो जाता है। ठीक है, कौन किसको रिलीज करता है याद रखेंगे। अब एक ये आर्टिकल निकला है इसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो हमारा सीपीआई तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन डब्ल्यूपीआई बहुत ज्यादा बढ़ गया। पेट्रोलियम का देखें 67%, फ्यूल का देखें 24%, ओवरऑल देखें होलसेल इन्फ्लेशन 8.3%, और रिटेल का देखें तो 3.4%, है ना। रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जो हमने कल परसों पढ़ा था, 3.48%। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहा है, डब्ल्यूपीआई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और सीपीआई क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वही कारण है कि जो अभी स्टॉक है, जो अभी घाटा है, वो बिजनेसमैन उठा रहा है, लेकिन वो तब तक उठा पाएगा, ये उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और ये कभी ना कभी खत्म होगा, और हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस विल लीड टू हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, विल लीड टू हायर फूड प्राइसेस, हायर रेस्टोरेंट प्राइसेस, हायर सर्विसेज, तो सब कुछ यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। एक इन्होंने यहाँ पे टर्म यूज करी, ट्रांसिएंट। ये कह रहे हैं द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज नो मोर ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट क्या होता है, टेम्परेरी। कह रहे हैं अब टेम्परेरी नहीं है ये, अब ये परमानेंट है, बिकॉज इट हैज गॉन थ्रू द इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी में फैलेगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल, सिस्टमैटिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये परसिस्ट करेगा फॉर लॉन्ग टर्म। एक ये कैपिटल फ्लाइट एंड प्रेशर ऑन रूपी, इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि कैपिटल फ्लाइट यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखा था लोगों ने, वो बाहर निकाल रहे हैं, या इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की जगह, तो क्या हो गया, कैपिटल आउटफ्लो हो गया। इंडिया से कैपिटल कहां चला गया, बाहर चला गया। वो क्यों जाता है, वो क्यों जाता है, कोई भी इन्वेस्टर मार्केट से पैसा क्यों निकालता है, इन्फ्लेशन। सबसे पहले देखता है डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का या नहीं हो रहा। करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सबसे पहले पैसा निकाल लेता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। उसके पैसा निकालते ही क्या होता है, वो उस पैसे के बदले डॉलर का डिमांड करता है। उस पैसे के बदले जब वो डॉलर डिमांड करता है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, और सप्लाई होने की वजह से रुपए के रेट और गिर जाते हैं, तो रुपी फर्दर डेप्रिशिएट होने लगता है। इससे क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। अभी तक हम लोग 95 डॉलर में, मान लो एक 95 रुपए में $1 लेके आ रहे हैं, और उस $1 से सामान खरीद रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 100 रुपए का हो गया डॉलर, तो 100 रुपए का $1 खरीदना पड़ेगा,
फिर उस $1 से हम सामान खरीदेंगे। अभी तक 95 रुपए में $1 का सामान आ रहा था, अब $100 में $1 का सामान आ रहा है, तो नेचुरली क्या बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा इंपोर्ट वाला साइड बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट वाला साइड कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हालांकि इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, रुपया जब डेप्रिशिएट होता है तो थ्योरेटिकली इससे एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इतनी कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखो वो $1 में कितने रुपए का सामान ले जा रहा था हमसे, 95 रुपीज का सामान ले जा रहा था। अब अगर डेप्रिशिएट हो गया रुपया, $100 का हो गया डॉलर, तो $100 का सामान लेके जाएगा $1 में, $100 का सामान लेके जाएगा तो उसके लिए इंपोर्ट करना सस्ता हो गया, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक है, ठीक है। तो यही सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर करी है कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है और कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है। रुपया डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी और कैपिटल आउटफ्लो के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर पूरी बात है इसमें। अब पानी पी लेते हैं, ये टॉपिक गहरा है। देखो, ब्रिक्स के अंदर, इधर ध्यान दो भाई, क्या बता रहे हो, पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ छूट गया हो। हाँ, अच्छा, क्या लिख लिया गलत, WPI, NSO उसको रिलीज करता है, CPI, ठीक है। तो देखो, इंडिया ने ब्रिक्स के अंदर क्या किया है, इंडिया बैग्ड टू नेशन या टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर फिलिस्तीन इजराइल कन्फ्लिक्ट। फिलिस्तीन इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि दो देश होने चाहिए, दोनों देश को एग्जिस्ट करने चाहिए, दोनों देश पीसफुली को एग्जिस्ट करने चाहिए। ये किसका, ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा से रहा है, UN का भी यही स्टैंड रहा है, ठीक है, दो नेशन होने चाहिए। अब ये सारे स्टैंड, ये सारी चीजें, ये फिलिस्तीन इशू आता ही कहां से है, होता ही क्यों है, ये सब हुआ ही कहां से शुरू। तो देखेंगे कि जो जिसको आज हम जेरूसलम कहते हैं, वहां पर पहले ज्यूइश पीपल रहा करते थे, ठीक है, जुडाइज्म जो फॉलो करते हैं, ज्यूइश पीपल रहते थे, ठीक है। तो असैयर एग्जाइल एक 722 BC में एक इवेंट होता है जिसमें कि वहां से ज्यूइश लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है, कुछ ज्यूइश लोग वहां से डिस्प्लेस होते हैं। फिर उसके बाद बेबीलोनिया एग्जाइल होता है। बेबीलोनिया जब पावर में आता है तो वहां पर जो जिसको टेम्पल वन बोला जाता है, टेम्पल वन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो लोग, कौन, बेबीलोनिया एम्पायर। तब 586 BC, ठीक है, जेरूसलम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, द फर्स्ट टेम्पल वाज डिमोलिश्ड, मेनी ज्यूज वर टेकन टू बेबीलोन, जो आज का इराक है उसको क्या बोलते हैं, बेबीलोन बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो वहां पर कुछ लोगों को ले जाया जाता है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि एक डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है ज्यूज का, और सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है रोमन एक्सपल्जन समय, जब रोमन एम्पायर आता है। कब, 70 CE, 70 आफ्टर द क्राइस्ट, ठीक है। आफ्टर द क्राइस्ट क्या होता है, रोमन एम्पायर आता है, और क्या करते हैं ये, आफ्टर जूइश रिवोल्ट अगेंस्ट द फर्स्ट जूइश रोमन वॉर, जूइश रोमन वॉर होती है उसका जो विरोध कर रहे थे, एंड लेटर बार कोबा रिवोल्ट, ठीक है, रोमन्स डिस्ट्रॉयड द सेकेंड टेम्पल इन जेरूसलम। फिर फर्स्ट टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था तो इन्होंने सेकंड टेम्पल बना लिया, सेकंड टेम्पल किन्होंने डिस्ट्रॉय किया, रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ ज्यूज वर किल्ड, एनस्लेव्ड एंड डिस्पर्स्ड अक्रॉस यूरोप। फिर वो पूरे यूरोप में डिस्प्लेस कर दिए गए, गुलामों की तरह ले जाए गए, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर पूरे में डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाँ एक ये देखो, द रोमन रीनेम्ड जुडाई, जुडाई का उन्होंने नाम बदल दिया रोमन्स ने, और क्या कर दिया, सीरिया पैलेस्टीनिया। तो पैलेस्तीन का नाम कहां से आता है, रोमन एम्पायर ने रखा ये नाम, उससे पहले जूडिया नाम था उस जगह का, और फिर क्या हो गया, सीरिया पैलेस्टीनिया। क्यों,
ताकि जो ज्यूइश कम्युनिटी का जो क्लेम है उसको और वीक किया जा सके। ठीक है, आ जाते हैं आगे, एंशियंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। क्रूसिफिकेशन हो जाता है उसका, और उसके बाद वहां पर देखो तीन मेन रिलीजन है ना, तीन मेन रिलीजन्स के वहां पर क्या है, टेम्पल्स हैं, या टेम्पल वन टेम्पल टू वहां पर था, तो उसके जो रिमेन्स है, जो जगह है, वो वहीं पर है। उसके अलावा क्रिश्चियंस के लिए देखें तो जीसस का क्रूसिफिकेशन वहां पर हुआ, और दोबारा से जो पैदा हुए वो भी वहीं पर पैदा हुए, जेरूशलेम के अंदर। तो वहां पर मॉस्क वो है, चर्च है। ठीक है, उसके अलावा वहां पर अल अस्का मॉस्क है। अल अस्का मॉस्क कौन सी मॉस्क है, जहां से ये माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद वहां से स्वर्ग गए थे, और स्वर्ग से फिर वो सारी चीजें सीख कर नीचे आए थे वापस। खैर वो हमारा पॉइंट नहीं है। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है कि तीनों रिलीजन का कंफ्लिक्ट एक तरीके से वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 11th और 13th सेंचुरी में यूरोपियन क्रिश्चियंस जो थे, उन्होंने क्रूसेड्स चलाए। किस लिए चलाए क्रूसेड्स, ताकि वो इस होली लैंड को मुस्लिम्स से ले सके, जेरूशलेम की बात हो रही है। क्रूसेड यानी कि एक तरीके से वो चलाया, जैसे हमारे यहाँ होते थे ना पहले अश्वमेध यज्ञ, तो एक तरीके से प्रोग्राम चलाया क्रूसेड। लोगों को भेजा किस लिए, कब्जा करने के लिए होली लैंड पे। वहां पर मुस्लिम्स का राज था, है ना, बेबीलोनिया। ठीक है, फिर देखते हैं तो आ, मुस्लिम्स तो नहीं थे, लेकिन मुस्लिम्स तो तब तक आए भी नहीं थे, है ना, लेटर ऑन मुस्लिम्स आते हैं, फिर वो सारी चीजें होती हैं। द क्रूसेडर्स क्रिएटेड अ लॉन्ग हिस्टोरिकल मेमोरी ऑफ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ओवर फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के ऊपर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। आज का कन्फ्लिक्ट अलग है। आज का कन्फ्लिक्ट किस किस चीज को लेकर, टेरिटरी को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर, रिफ्यूजी क्राइसिस है वहां पर, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज है। दोनों दोनों देश एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। ईरान वो कह रहा है, इसराइल कह रहा है कि ईरान ने अगर बम बनाया तो वो मारेगा ही मारेगा, इसलिए उसको बम बनाने से पहले ही मार दो। तो वहां पर क्या है, सिक्योरिटी के इश्यूज है, ऑक्यूपेशन के, स्टेटहुड को लेकर, फिलिस्तीन फिलिस्तीन होना चाहिए, इसराइल होना चाहिए, कौन सा देश होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर इश्यूज है आज। ठीक है, गॉड सेम नहीं है। रिलीजन मतलब सेम लोगों से ही निकला है ये रिलीजन। ज्यूइश लोगों को, जो जो लोग जीसस को लास्ट प्रॉफिट मानते हैं वो क्रिश्चियंस हैं, उससे पहले वाले सब ज्यूइश है। और उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट मानते हैं वो मुस्लिम है। ठीक है, सब सारे धर्म निकले वहीं से हैं, एक ही जगह से। गॉड अलग अलग है ना, एक में अल्लाह हो गए, एक में गॉड हो गए। और ज्यूइश जो है वो एक दीवार की ही पूजा करते हैं, जो दीवार बची है वहां टेम्पल वन की। हम्म, यहूद, जुडाइज्म, जो रिलीजन है उसका नाम है जुडाइज्म। ठीक है, तो उसके बाद आता है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस जो बनता है, तो लीग ऑफ नेशंस के अंदर ओटोमन और ब्रिटिश मैंडेट वहां पर चालू हो जाता है, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है उस, जिसको आज हम फिलिस्तीन और इसराइल कह रहे हैं। वहां पर किसका कब्जा हो जाता है, ब्रिटिशर्स का, लीग ऑफ नेशंस के अंदर। ठीक है, और 1917 के अंदर बेलफोर्ट डिक्लेरेशन कर देता है कौन, ब्रिटेन। बेलफोर्ट डिक्लेरेशन में क्या कहता है कि ये जो लैंड है ये हम किसको देंगे, ये हम वापस ज्यूज को देंगे। ठीक है, ज्यूज को देंगे। क्या कहता है, इट सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल इन फिलिस्तीन, while also saying that, इंपॉर्टेंट है, कि the civil and religious right of existing non-Jewish communities should not be prejudiced। यानी कि जो नॉन ज्यूइश है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो वहां पर है उसको खत्म नहीं करता है। कौन कहता है ये, बेलफोर्ट डिक्लेरेशन में ब्रिटेन कहता है। ठीक है, किसके लिए, जिसको आज हम फिलिस्तीन कह रहे हैं। इस इसका जो हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में एक जायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। जायनिस्ट मूवमेंट, जायनिस्ट बने, जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी। और ये जायनिस्ट क्या है, जायनिस्ट मानते हैं, जायनिस्ट मानते हैं कि यूरोप के अंदर एंटी थीमिज्म हो रहा है,
किनके अगेंस्ट? ज्यूज के अगेंस्ट, यानी कि उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है? परसिक्यूशन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? बाद में होलोकास्ट भी हो जाता है, लेटर स्टेज में जाते हैं, है ना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यूरोप से हमको वापस जाना है, कहां पर? जेरूसलम में, उनको बोलते हैं जायोनिस्ट। जायोनिस्ट किनको जाना चाहिए? ज्यूश पीपल को वापस अपनी लैंड पे कब्जा करना, उसको क्या बोलेंगे? जायोनिज्म। ठीक है। अब एक प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं, कहां जाना है हमको? सब लोग जायोनिज्म में क्या बोलेंगे? सब हमको कहां जाना है? हमको चाहिए प्रॉमिस्ड लैंड। और प्रॉमिस्ड लैंड क्या है? यूफ्रेटिस नदी से लेकर, यूफ्रेटिस नदी से लेकर नाइल रिवर तक पूरा इलाका क्या कहलाता है? प्रॉमिस लैंड, जिसको आज हम बोलते हैं ग्रेटर इजराइल। हम नहीं बोलते, लेकिन ग्रेटर इजराइल का एक कंसेप्ट है जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स ज्यूश कम्युनिटी में है। वो ये कहते हैं कि हम एक दिन ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। नहीं, नहीं, हर दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है। जो इजराइल में रहते हैं उनको इजरायली बोला जाता है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं रहते वहां पर, मुस्लिम्स भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी किसकी है? ज्यूज की। फिर 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान आता है, यूनाइटेड नेशंस में बात जाती है और यूएन कहता है कि हम इसका पार्टीशन कर देंगे। किस किस में? 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक ज्यूइश, एक अरब्स, और एक जो जेरूसलम है, जेरूसलम को बनाएंगे इंटरनेशनल सिटी। इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर किसी भी ज्यूज का या फिलिस्तीनियंस का, अरब्स का, यहाँ पर किसी एक का राज नहीं होगा। ठीक है। तो ज्यूज ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब मेजोरिटी के जो थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दिस इज अनफेयर। ये फिर अटक गया। हम्म। इसमें पता है क्या होता है? कोई भी कीड़ा बैठा होता है ना छोटा सा, तो वो समझता है कि दो लोग, दो जगह से टच किया जा रहा है स्क्रीन को, तो वो हिसाब से चलने लगती है। हाँ, तो आ जाते हैं वापस। ठीक है। तो 1948 के अंदर क्या होता है? यूएन की मदद से एक इजराइल नाम का देश आ जाता है। कहां पर? जहां पर हम फिलिस्तीन को देखा करते थे, वहां पर कौन आ जाता है? इजराइल नाम का देश। किसकी मदद से? यूएन की मदद से। बेल्फोर डिक्लेरेशन में, अच्छा पहले जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था उसके उसमें क्या कहा था ब्रिटिशर्स ने? कि हम वर्ल्ड वॉर जीत के तुमको ये लैंड दे देंगे, जब वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो तुमको ये लैंड दे देंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कह दिया हम नहीं दे सकते, हमारे बस की नहीं है। वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये कहते हैं ये यूएस के पास चले, कहते हैं यूएस के पास चले जाओ, यूएस से बोल दो वो कुछ कर सकता है। तो यूएस ने यूएन के अंदर डायनेमिक्स बिठा के और इनको यहाँ पर जगह दिला दी। ठीक है। तो यूएस क्रिएशन है ये। समझ गए आज क्यों यूएस इसके कहने पे ईरान के ऊपर हमला करता है? यूएस का ही क्रिएशन है। तो 1948 के अंदर इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, लेकिन इंडिपेंडेंस इतनी आसान नहीं थी। सभी अरब देशों ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। अरब देशों ने इसराइल के ऊपर हमला कर तो दिया, लेकिन उनको लगा नया नया देश बनाए क्या ही लड़ पाएगा। लेकिन इसराइल उस समय बहुत मजबूती से लड़ा। इवन उनके ही कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसको फिलिस्तीनियंस ने बोला ये क्या हो गया? ये नकबा हो गया। नकबा मतलब कैटेस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफ आ गया ये, जिसको क्या बोलते हैं उर्दू में? नकबा या कयामत, है ना। तो फिर इसके बाद 1949 का एर्मिस्टिक एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, अरब और इसराइल के बीच में, और एक ग्रीन लाइन बन जाती है। ग्रीन लाइन बन जाती है कि इसके इधर इसराइल, इसके इधर फिलिस्तीन, जिसमें कि इसराइल का हिस्सा पहले से थोड़ा, जो 1947 का डिक्लेरेशन का, उससे थोड़ा और बढ़ जाता है हिस्सा यहाँ पर। ठीक है। तो ग्रीन लाइन आ गई, 1967 तक चली है। 1967 में क्या हुआ? 6 डे वॉर हो जाती है, और इस 6 डे वॉर में इसराइल और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लेता है। इवन वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा कर लेता है, ईस्ट जेरूसलम पे कब्जा कर लेता है।
पूरी गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लेता है, इवन गोलन हाइट्स, लेबनान का गोलन हाइट्स और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये हम लोग मैप में कई बार देख चुके हैं, कहे तो फिर से देख लेते हैं। देखो यहां से क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट हैं, और वैसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल हिस्ट्री से तो आ ही सकते हैं। ठीक है, ये है सुनाई पेनिनसुला, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये है सुनाई पेनिनसुला, इधर इसराइल है, इधर इजिप्ट है, ये सुएज कैनाल है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ अकाबा है, इधर गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखेंगे, ये सुनाई पेनिनसुला है, और इधर वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से में गोलान हाइट्स है, तो गोलान हाइट्स के ऊपर और सुनाई पेनिनसुला के ऊपर इसने कब्जा कर लिया, किसने, इसराइल ने कब्जा कर लिया। फिर क्या होता है, 1967 में ही यूएन रेजोल्यूशन 242 आता है। इसमें क्या हुआ कि 6 डे वॉर खत्म हो गई थी, तो इसने क्या किया, कॉल्ड फॉर इजरायली विड्रॉल फ्रॉम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, गोलन हाइट्स वगैरह, वो बोला कि वापस कर दो, एंड रिकॉग्निशन ऑफ एवरी स्टेट्स राइट टू लिव इन पीस, बेसिस ऑफ लेटर पीस नेगोशिएशंस, बाद में जो पीस नेगोशिएशंस होते हैं उसका आधार बनता है 1967 का यूएन रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज होगी, क्या, जॉर्डन, हाँ। ठीक है, फिर 1973 में, इसके 10 साल बाद ही क्या हो जाता है, एक और वॉर होती है जिसको बोलते हैं यौम किपुर वॉर। यौम किपुर इसराइलियों का त्योहार होता है, उसी दिन ये हमला होता है, और उसी दिन क्या, उस दिन से क्या शुरू हो जाती है, यौम किपुर वॉर। यौम किपुर वॉर के बाद क्या होता है, 1978 में हो जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड क्या है, अच्छा इसके अंदर क्या हुआ यौम किपुर वॉर में, यौम किपुर वॉर में मिलिटरीली तो इसराइल जीत गया, मतलब मजबूत देश बन चुका था तब तक, पहले से ही मजबूत देश है ना, मिलिटरीली बहुत मजबूत है, तो मिलिटरीली तो जीत गया, लेकिन इसमें डिप्लोमेटिक जीत किसकी हुई, डिप्लोमेटिक जो लेवरेज मिला वो किसको मिला, इजिप्ट को। जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं, मिलिटरीली भले ही यूएसए जीत जाए, लेकिन डिप्लोमेटिकली ईरान इस वॉर में जीत चुका है, नैरेटिव वॉर में जीत चुका है, जीत चुका है। अब नैरेटिव कब बदल जाए उसका कुछ नहीं पता, है ना। तो इसके बाद होता है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड में क्या होता है, यूएसए इसको कैंप डेविड अकॉर्ड को कराता है। कैंप डेविड अकॉर्ड में क्या होता है कि जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और इजिप्ट के अनवर सदात थे इनके बीच में, और इसराइल के मेनाचेम बेजिन के बीच में, इनके बीच में क्या कराता है, कैंप डेविड अकॉर्ड कराता है, और सीज फायर हो जाता है, फ्रेमवर्क फॉर पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल आता है, और लिमिटेड फिलिस्तीनियन सेल्फ गवर्नमेंट का डिस्कशन शुरू हो जाता है, कि फिलिस्तीनी जो है वो भी सेल्फ क्या कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं खुद को, जो आज हम देख रहे हैं क्या, फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज जो है आज, वो उसका डिस्कशन कहां पर शुरू होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड में। ठीक है, 1979 में इसराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी हो जाती है। इस पीस ट्रीटी के अनुसार इसराइल इजिप्ट को और इजिप्ट इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अब एक अरब कंट्री का रिकॉग्निशन मिल गया किसको, इसराइल को। ये बड़ा चेंज आ गया यहाँ से, इजिप्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इसराइल, और इसराइल जो सिनाई पेनिनसुला था वो इजिप्ट को वापस कर देता है कि तुम अपना सिनाई पेनिनसुला ले लो, और इजिप्ट पहला कंट्री बन गया जिसने क्या किया, पहला अरब कंट्री बन गया जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब अरब नेशंस के अंदर रिकॉग्निशन इसराइल को मिलना शुरू हो गया। ठीक है, राइज ऑफ फिलिस्तीनियन मिलिटेंसी एंड पीएलओ। पीएलओ क्या है, एक बंदा था यासिर अराफात, यासिर अराफात के अंडर में चलती थी पीएलओ, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरू में तो इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर से लड़ाई करने की कोशिश की और मिलिटेंसी करके करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जाके यासिर अराफात क्या बन जाता है, डिप्लोमेट बन जाता है, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटअप कर लेता है किसके साथ, इसराइल के साथ। ठीक है, अभी आगे देखने के लिए मिलेगा। फिर 1982 में हो जाती है लेबनान वॉर। ठीक है,
लेबनान वॉर में क्या होता है कि साउथ लेबनान का जो हिस्सा है उसके ऊपर हमला कर देता है कौन? इजराइल। क्यों हमला कर देता है? क्योंकि पीएलओ के मिलिटेंट्स वहां पर छुप के क्या कर रहे थे? इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहे थे, है ना। और जो बिब्लिकल हमको वो मिलता है, हिब्रू बाइबल के अंदर जो एविडेंस मिलता है, हिब्रू बाइबल के अंदर किसका एविडेंस मिलता है? प्रॉमिस्ड लैंड का। ये प्रॉमिस्ड लैंड कहां से आती है? हिब्रू बाइबल से, है ना। तो हिब्रू बाइबल के अंदर जो प्रॉमिस्ड लैंड का हिस्सा मिलता है वो साउथ लेबनान भी आता है। साउथ लेबनान में पीएलओ के लड़ाका मिलिटेंट्स क्या कर रहे थे? इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर हमला कर देता है। कब? लेबनान वॉर 1982। और क्या होता है? पीएलओ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फिर बाद में जन्म होता है हिजबुल्लाह का। और हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट कर रहा है आज? ईरान। ठीक है, ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप बन गया हिजबुल्लाह। फिर इसके बाद 1987 में शुरू होता है फर्स्ट एंटीफाडा। एंटीफाडा क्या है? एंटीफाडा का मतलब ये अपराइजिंग। एंटीफाडा क्या मतलब है? अपराइजिंग। अपराइजिंग में क्या हुआ कि जो फिलिस्तीनी लोग थे उन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस शुरू करा, विरोध करना शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया, पत्थरबाजी भी कई बार हुई, स्ट्राइक्स हुई। ठीक है, तो स्टोन पेंटिंग ये सारी चीजें वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे। इससे क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ गया? फर्स्ट एंटीफाडा से इंटरनेशनली ये लोग हाईलाइट हो गए कि यहाँ पर फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनता चला गया। ठीक है, और इससे ये भी समझ में आ गया इसराइल को कि मिलिटरीली हम इनको नहीं जीत सकते, अब हमको नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे। तो नेगोशिएशंस करने के लिए अच्छा फिर 1987 में हाँ 1987 में हमास ग्रुप बनता है, और जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर क्या करता है? इस्लामिस्ट फिलिस्तीनियन मूवमेंट। हमास पोजीशन क्या है? इस्लामिस्ट फिलिस्तीनियन मूवमेंट। इजराइल लेजिटिमेसी को रिजेक्ट कर देते हैं, और पीएलओ यानी कि फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फतेह जो है वो क्या है? वो डिप्लोमेटिक बन जाते हैं। और हमास क्या हो जाता है? हमास एकदम मिलिटेंट ग्रुप बन जाता है, ये हथियारों से बात करना चाहते हैं। और पीएलओ क्या चाहता है? पीएलओ यासिर अराफात क्या चाहता है कि बातचीत हो, और बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकले। फिर 1993 में होता है ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड के अंदर क्या होता है? ये छुप छुपा के, चुपके से, सीक्रेटली नॉर्वे के अंदर साइन किया जाता है। इसको, ओस्लो अकॉर्ड को। यूरोपियन इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, है ना। तो पहली बार क्या होता है कि इसराइल पीएलओ को रिकॉग्नाइज करता है और पीएलओ इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है। दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब क्या लगने लगा कि अब शांति हो जाएगी। ओस्लो अकॉर्ड के बाद लगने लगा सबको कि अब शांति हो जाएगी, क्योंकि पीएलओ जो फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसराइल है वो दोनों एक टेबल पे आ गए। लेकिन अगर शांति हो जाती तो आज हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। है ना। यहाँ पर सबसे पहले फिलिस्तीनियन सेल्फ रूल लागू हो जाता है, जिसको हम आज फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज कहते हैं। और कहां पर? थोड़े से पार्ट्स में वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के अंदर। ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड फेल हो जाता है क्योंकि इसने जो बेसिक वहां की समस्याएं थी, जिन जो सही में प्रॉब्लम थी, जो आज इन दोनों के बीच में, यूएसए और ईरान के बीच में क्यों नहीं हो पा रही सुलह, क्यों नहीं हो पा रहा सीज फायर? क्योंकि जो इशू है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जो असली इशू है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। तो जेरूसलम का क्या होगा? ओस्लो अकॉर्ड में कुछ डिसाइड नहीं हुआ। रिफ्यूजीज का क्या होगा? जो सेटलर्स हैं, अच्छा सेटलर्स क्या हैं? सेटलर्स वो हैं जो बेल्फोर डिक्लेरेशन से पहले भी इवन आके जो ज्यूस, जो जायनिस्ट मूवमेंट के अंदर यहाँ आके बसने लगे थे, जमीन खरीदने लगे थे, जायनिस्ट जमीन खरीद रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सेटलर्स। वो फार राइट्स है। फार राइट्स मतलब राइट थिंकिंग वाले, सही नहीं, राइट लेफ्ट, दो तरह की थिंकिंग होती है। तो फार राइट थिंकर्स है वो, और एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, जायनिस्ट जो है। तो बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, सिक्योरिटी को लेके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए ओस्लो अकॉर्ड के अंदर, इसलिए ओस्लो अकॉर्ड क्या हुआ? ओस्लो अकॉर्ड
फेल हो गया और इसी समय पे यित्ज़ैक रेबिन के असैसिनेशन हो जाता है। यित्ज़ैक रेबिन कौन है? यित्ज़ैक रेबिन इजराइल के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और तो और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो इन्होंने यासिर अराफात के साथ शेयर किया है। शेयर्ड नोबेल प्राइज विद अराफात एंड शिमोन पियर्स। तो नोबेल पीस प्राइज मिला किस लिए? क्योंकि यासिर अराफात यानी पीएलओ के साथ इन्होंने पीस लाने की कोशिश करी वहां पर। वर्कड विद यासिर अराफात टुवर्ड्स द टू स्टेट पीस प्रोसेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 6 डे वॉर्स के दौरान। जो 6 डे वॉर हमने पढ़ी थी ना, तो उस समय पर चीफ ऑफ स्टाफ थे इजरायली डिफेंस के ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फिगर थे। इनका एसेसिनेशन हो जाता है और एसेसिनेशन करता कौन है? यहूदी, ज्यूज लोग ही करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी पीस टॉक्स आगे बढ़े, हमारा हमें फिलिस्तीनियों के साथ जमीन बांटनी पड़े, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो फार राइट्स थे, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो पीस प्रोसेस होता है वो डिरेल हो जाता है। फिर आता है 2000 में, सन 2000 में 5 साल बाद 1995 में इनका क्या हो जाता है? एसेसिनेशन। और सन 2000 में शुरू हो जाता है सेकंड एंटीफाडा। सेकंड एंटीफाडा अब ये खतरनाक था। अभी तक हम क्या कर रहे थे एंटीफाडा में? फर्स्ट एंटीफाडा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा स्टोन पेल्टिंग हो जाती थी कहीं कहीं। अब मोडस ऑपरेंडी ही बदल गया सेकंड एंटीफाडा में। क्या बन गए? सुसाइड बॉम्बर्स बन गए। इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन हुए इन लोगों को मारने के लिए, एयर स्ट्राइक्स हुई, टारगेटेड किलिंग्स हुई, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वेस्ट बैंक बैरियर वॉर बना दी गई इजराइल की तरफ से, सिक्योरिटी रीजंस देते हुए कि वेस्ट बैंक से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे वॉल बनानी पड़ेगी। और पीस प्रोसेस और ज्यादा डिरेल होता चला गया, ठीक है। फिर 2005 में क्या हुआ? 2005 तक चलता है सेकंड एंटीफाडा। 2005 में इजराइल ने कहा ठीक है, हम गाजा से विड्रॉ कर लेते हैं, हम जा रहे हैं, तुम अपना देख लो फिर, ठीक है। और वहां पर हमास ने अपना कब्जा कर लिया गाजा में 2005 में। 2005 में जब गाजा ने इस पे कब्जा कर लिया, हमास ने इस पे कब्जा कर लिया, 2007 में किया एक्चुअली हमास ने कब्जा, हमास ने 2007 में किया, ठीक है। और कब्जा करने के बाद यानी कि इजरायली फोर्सेस इजराइल के जाने के बाद भी चीजें खत्म नहीं हुई। फिर पावर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया हमास और पीएलओ के बीच में। फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहने लगे हम राज करेंगे, हमास कहने लगा हम राज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। क्या सॉल्यूशन निकला तब से? क्या है कि गाजा के अंदर हमास है और वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज है, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया। तो अब इससे इजराइल को क्या फायदा हुआ? इजराइल को यह फायदा हुआ कि जो फिलिस्तीनियन यूनिटी थी वो और ज्यादा वीक हो गई। दोनों का मोडस ऑपरेंडी अलग है। फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो ये निकल के आया, फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज जो निकल के आई, हालांकि अलग है, फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज जो निकल के आई ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हमास क्या कह रहा है? हम तो देख भी नहीं सकते, इजरायली को मार देंगे, है ना। तो दोनों के माइंडसेट में अंतर है। तो फिर क्या होता है कि 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2021 में इनकी छोटी छोटी वॉर्स होती हैं गाजा स्ट्रिप से। हमास कभी भी रॉकेट मार देता है, फिर ये इधर से एयर स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये बड़ी बड़ी वॉर्स होती हैं, छोटी छोटी वॉर्स तो चलती ही रहती है। तब 2008, 9, 2012, 14, 21 और फिर 23, ठीक है। कॉमन पैटर्न है सबका, ठीक है। लेकिन 2020 इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी लड़ाई हुई, लेकिन 2020 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि होता है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड में क्या होता है कि यूएई, बहरीन, मोरक्को, इसराइल, ये सब क्या कहते हैं कि हम नॉर्मलाइज कर लेंगे रिलेशंस को, अब हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। ट्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, एंटी ईरान स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन
बाकी का जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है। फिलिस्तीन को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया गया। तो हमास ने 2023 में अटैक कर दिया, और उस अटैक के बाद से जो अब तक वॉर चल रही है, ये वही वॉर चल रही है जो 2023 में अटैक हुआ था। उसके बाद से ईरान ने भर भर के रॉकेट, बम, एयर स्ट्राइक्स, सीधे गोलियां चला देना सिविलियंस के ऊपर, पूरा गाजा स्ट्रिप को इस समय समतल मैदान में परिवर्तित कर दिया है ऑलमोस्ट। छोटे छोटे जो 20 मंजिल के थे उसमें से 1-2 मंजिलें बची होंगी, तो क्या बची है, कुछ नहीं बचा है ना। तो इससे रीजनल इम्पैक्ट पड़ा, ईरान ट्रिगर हुआ, हिजबुल्लाह मजबूत हुआ, हिजबुल्लाह को क्योंकि फंडिंग बढ़ाई, हिजबुल्लाह के अलावा हूथी रिबेल्स को मजबूत किया ईरान ने, हमास को फंडिंग करी जिससे कि वो लड़ता रह सके, अभी भी लड़ता ही रहता ना अभी। और इंडिया की पोजीशन मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, सब ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट में है। उसके अलावा टू स्टेट पॉलिसी को हम यहाँ पे, टू स्टेट सॉल्यूशन को यहाँ पे हम चाहते हैं। ठीक है। अब देखो, लैंड promised to us, far right Israelis dream of setting in southern Lebanon। प्रॉमिस लैंड के अंदर क्या आ रहा है, सदर्न लेबनान भी आ रहा है, शुरू में मैंने बताया था ना। इसीलिए तब भी हमला किया गया था, लेबनान वॉर 1982, वो भी इसीलिए करी गई थी क्योंकि सदर्न लेबनान को क्या मानते हैं, ये प्रॉमिस्ड लैंड है। ये देखो आ गया। यूफ्रेटस नदी कहां से निकलती है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, जरा बताओगे क्या नाम है, मार्गदर्शी जी, क्या आंसर होगा इसका। यूफ्रेटस नदी कौन से कहां से निकलती है, ऑप्शन नो दूंगा आइडिया आपको। सर। हाँ, ये देखो, ये है यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी को अगर हम देखें तो पूरा लेबनान, सदर्न लेबनान के ऊपर जो हमने किया, पूरा लेबनान सदर्न टर्की तक, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इसराइल मानता है कि ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, जिसके अंदर सुनाई पेनिनसुला और इजिप्ट का पार्ट, सऊदी अरेबिया का कुछ पार्ट, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सारे कंट्रीज आते हैं, गाजा स्ट्रिप, ये वेस्ट बैंक, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और यूफ्रेटस नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन देख के मुझे बताना इंपॉर्टेंट है। ये 2018 जुडिशरी, यूपी जुडिशरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यूफ्रेटस और टिग्रिस, ओके सर। ये ओके सर। निकलती टर्की में से। ठीक है, टर्की में से निकलती है। टर्की में से कौन सी जगह से निकलती है, ये आप लोग मुझे देख के बताओगे, होमवर्क है आपके लिए। इससे क्या होगा, मैं बता दूंगा, आप लोग याद नहीं रख पाओगे, आप लोग मैथ में ढूंढोगे तो याद रहेगा। ठीक है। Uneasy truce in Beijing as Trump and Xi discuss trade, ताइवान। ट्रेड और ताइवान के ऊपर जो डिस्कशन हुआ, अब ये आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी फॉर यूएस राइट नाउ, क्योंकि देखो इसको पढ़ते हैं, काफी अच्छा है, इन्होंने एनालिसिस में दी है, एनालिसिस के अंदर काफी अच्छा दिया है। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फिर इसको एनालाइज करेंगे। द यूएस चाइना अपीयर टू कम टू एन uneasy truce at least for now on trade, Taiwan and the future of increasingly contested relationship। देखो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टोल्ड विजिटिंग यूएस, क्या बोला चाइना ने कि, ये वाला रिलेशनशिप, देखो क्या कह रहा है, रिलेशनशिप कुड डिसेंड टू क्लैशेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की धमकी दे दी चाइना में, चाइना ने, शी जिनपिंग ने क्या दे दिया, क्या कह दिया, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या, रिलेशनशिप कुड डिसेंड टू क्लैशेस एंड कन्फ्लिक्ट इफ ताइवान क्वेश्चन, which he described as the most important issue in China-US relationship, was not managed properly according to the Chinese readout of the talks। अगर चाइना के अनुसार, जो रीड आउट टॉक्स हैं उसके अनुसार, चाइना अगर यूएस एक्ट नहीं करता है ताइवान पे, तो क्या हो जाएगा, क्लैशेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सीधे धमकी दी है चाइना ने, किसको, दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूएस को। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है।
If it is handled properly, the bilateral relationship will enjoy overall stability. Otherwise, the two countries will have clashes and even conflicts, putting the entire relationship in great jeopardy. He said. इसने शी जिनपिंग ने कहा. इसका जवाब क्या दिया यूएस ने? The US readout for its part made no mention of Taiwan, though Secretary of State Marco Rubio later told press persons, उसने बाद में कहा कि हम हमारी कोई यूएस पोजीशन रिमेन अनचेंज ऑन ताइवान इशू के ऊपर हमारी पोजीशन अनचेंज है. अब ये इस तरीके से है, आप इसको इतना गंभीर समझो कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए और हम डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दें कि अगर तुमने पाकिस्तान को हथियार बेचे तो हमारे साथ सीधे लड़ाई करनी पड़ेगी. इस तरीके से, क्योंकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज्ड है यूएस के द्वारा. ठीक है, हालांकि यूएस वन चाइना को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ बना के रखे हुए हैं. यूएस वन चाइना को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ भी उनको हथियार बेचता है. तो ये इस तरीके से है कि यूएस को धमकी दे दी सीधे सीधे. द रीड आउट सजेस्ट both side had merely underlined their respective position on an issue remain a flashpoint. ठीक है, अब इनका क्या कंसर्न है? यूएस का. अभी तो नेगोशिएशंस चलेंगी ना. तो यूएस ने क्या बोला? The White House statement said both did agree on the need to keep the Strait of Hormuz open and support of free flow of energy. ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट था. ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है, और यहां से चीजें डिरेल भी हो सकती है और आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा चीजें निकाली नहीं है, क्योंकि अभी ये समिट खत्म होगा तब फाइनल डिसीजन होगा. अभी तो नेगोशिएशन है. अब यूएस कुछ कहेगा, चाइना कुछ कहेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाएंगे. देखते हैं क्या चीजें इसके अंदर से निकल के आती है. ठीक है, एक ये बहुत बढ़िया आर्टिकल इन्होंने लिखा है और जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं. इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने कि ईरान वॉर की वजह से हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खतरा कैसे, ईरान वॉर की वजह से कैसे खतरा हो सकता है? क्योंकि उधर से यूएस हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है लगातार. पहले भी प्रेशर बनाता रहा कि ईरान से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो, है ना. और अब ईरान वॉर के अंदर तो प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि हम ईरान से तो कुछ खरीद नहीं सकते. चाबहार पोर्ट भी हमें छोड़ना पड़ रहा है, जबकि चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाबहार पोर्ट से ही क्या निकल के जाता है? आईएनएसटीसी. बिल्कुल याद रखेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर निकल के जाता है, जो कि हमें यानी कि इंडिया को या कहा जाए कि पूरे साउथ एशिया को सीधे सीधे यूरोप से और रशिया से कनेक्ट करता है और मिडिल एशिया से, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है. तो यहाँ से ट्रेड के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और ट्रेड रूट के ऊपर किसका कब्जा होगा, इसी बात की सारी लड़ाई है. ठीक है, तो इसी बारे में सारी बात हो रही है. यूक्रेन वॉर के बारे में कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिसको आज हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या मल्टी अलाइंड हम कह रहे हैं खुद को कि हम लोग मल्टी अलाइंड है. ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शुरू कहाँ से हुई थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से. जब दुनिया अलाइंड हो रही थी यूएस और यूएसएसआर की तरफ, आधी दुनिया यूएस की तरफ, आधी दुनिया यूएसएसआर की तरफ, तब हमने अपनी ऑटोनॉमी कैसे शो करी? हमने कहा हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो अकेले रहेंगे साहब, हम नॉन अलाइंड रहेंगे. तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय शुरू किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है, तो यही याद रखेंगे. इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, ये वेस्ट एशिया वॉर के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं. क्या बदल गया? यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान हैज फंडामेंटली ऑल्टर्ड जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस. जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जो है वो चेंज हो गई. यूएस इसके अंदर एंटर हुआ था सुपर पावर की तरह, लेकिन अभी वो एग्जिट ढूंढ रहा है कि इस वॉर से एग्जिट कैसे मिले, सम्मानजनक एग्जिट. एग्जिट करने को तो अपने शिप ले जाए, एग्जिट है ना. सम्मानजनक एग्जिट कैसे मिले, तो वो ढूंढ रहा है ना. क्योंकि ये वॉर उसके लिए, यूएस के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित हो रही है.
क्योंकि उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, और वो इंटरसेप्ट किसको कर रहे हैं? $20,000 के ड्रोन को। किससे? $2 लाख के मिसाइल से। तो नुकसान तो हो ही रहा है ना, यूएस का। यूएस का नुकसान इस तरीके से तो हो ही रहा है, ऊपर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जैसे आज यूएस कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, वो फरवरी से पहले तो खुला हुआ ही था। वो बंद किसने किया? वो यूएस के इन्वेजन की वजह से तो बंद हुआ है, नहीं तो बंद तो था ही नहीं, खुला था सबके लिए, इट वॉज ओपन। तो अब कह रहा है कि उसको खोल दो। तो एंटर कैसे हुआ था, किस किस इंस्टेंस से एंटर हुआ था? कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे। और रिजीम चेंज से आज उनका गोल क्या बन गया है? कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, हमें यहाँ से एग्जिट मिले। ठीक है। तो इंडिया का आप लोग को पता ही है कि हमें सबके साथ ट्रेड बना के रखना है, यूएस के साथ भी, और रशिया से हमको हथियार खरीदने हैं। S-400 खरीदना है, ब्रह्मोस लेना है, उसके अलावा बहुत सारी मिसाइल सिस्टम्स लेने हैं, क्योंकि यूएस से हम लोग हथियार नहीं खरीदते। यूएस से हम लोग हथियार क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। मतलब मजबूरी में खरीद लेते हैं, जैसे कुछ कारने के लिए हम लोग कुछ इंजन वगैरह ये सब खरीद लेते हैं उनसे, लेकिन हम लोग खरीदना पसंद नहीं करते यूएसए से, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करता। अच्छा, यूएस को हम लोग काउंटर करने के लिए एक तरीके से हम लोगों ने फ्रांस फ्रांस से वो भी खरीदा था, रफाल। तो वो भी एक डिप्लोमेटिक परचेज थी। इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक परचेज थी हमारी। कैसे? कि नाटो कंट्री से हम लोगों ने एक वो खरीद लिया, नाटो मेंबर से। अब नाटो मेंबर से हमने खरीद लिया, तो यूएस के ऊपर वो कंट्री प्रेशर बनाएगा कि इंडिया के साथ रिलेशन ठीक रखो। कभी प्रेशर बनाने की जरूरत पड़ी तो फ्रांस हमारे काम आ सकता है, क्योंकि हमारा डिफेंस रिलेशन, डिफेंस पार्टनरशिप उसके साथ हो गई अब, है ना। तो ये एक डिप्लोमेटिक परचेज है, रफाल डील जो है। तो इसके अलावा देखो, एडिटोरियल वॉन्स इवन यूरोप में नॉट फुल्ली सपोर्ट इंडिया। इंडिया को हमने खरीद जरूर लिया, यूरोप के साथ हमने एफटीए कर लिया, और फ्रांस से हमने वो खरीद लिया, लेकिन यूरोप हमको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? यूरोप ऑफन अलायंस स्ट्रेटेजिकली विद यूएस से, क्योंकि वो नाटो के अंदर है ना, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, तो वो ज्यादातर उन्हीं के साथ अलाइंड रहते हैं, यूएस के साथ। नाटो एंड अटलांटिक अलायंस इन्फ्लुएंस यूरोपियन डिसीजंस। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये कह रहे हैं अमेरिकाज लॉन्ग शेडो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट इन दिस आर्टिकल। क्या कह रहे हैं? द यूएस इज नो लॉन्गर मियरली लीडिंग अ लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर। लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसके साथ वो दुनिया में आया था, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको दुनिया ने वर्ल्ड लीडर मान लिया था 90s में, 1991 जब यूएसएसआर का विक्टर हो गया, उसके बाद वर्ल्ड लीडर उसको मान लिया। किसकी किसकी वजह से? क्योंकि वो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आया। 1991 में ही इंडिया के अंदर लिबरलिज्म आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, है ना, 1990s में ही। जो कि अब क्या बन चुका है? वेपनाइज सैंक्शन, टैरिफ का यूज। टैरिफ को कैसे कैसे यूज कर रहा है? टैरिफ को जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज कर रहे हैं वो लोग टैरिफ को, कि टैरिफ लगा के हम सामने वाले को दबाव में ले लेंगे, उनसे कुछ भी करा लेंगे। उसके अलावा कंट्रोल टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, जो हथियार हमको देता है उनका टेक्नोलॉजिकल एक्सेस उनके पास ही रहता है। अगर हमने हथियार खरीदे तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस उनके पास ही है। ठीक है। सप्लाई चेन जियो पॉलिटिक्स जो चलती है इनकी। ठीक है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर पे रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें। डॉलर का डोमिनेंस है, ग्लोबल बैंकिंग स्विफ्ट से बाहर निकालने की धमकी देते रहता है देशों को, कि तुम्हें स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देंगे, फिर तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करी, इतिहास में तो कई बार लगाए हमारे ऊपर सैंक्शन, है ना। और ब्रिक्स ब्रिक्स का जो डी डॉलराइजेशन प्रोग्राम है, वो रिड्यूस कर सकता है हमारी डिपेंडेंस यूएस डॉलर के ऊपर। ठीक है। तो लेकिन अभी इसके लिए हमको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। अभी इंडिया ने विड्रॉ कर लिया ना इस स्टेटमेंट से कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे ब्रिक्स के अंदर। ठीक है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर है, जिसके बारे में हम लोग अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। एक इंसिडेंट इसके अंदर, जो ईरान के पास सबमरीन, यूएस की सबमरीन डुबा दी ईरानियंस ने, उसके बारे में भी इसके अंदर जिक्र किया गया है ना। तो
अच्छा, इंडियन ओशन एक्सरसाइज के दौरान जो ईरानियन शिप को यूएस की सबमरीन ने गिरा दिया था ना, इंडिया से एक्सरसाइज करके वापस जा रहे थे, और इंडियन ओशन में यूएस ने गिरा दिया। तो ये भी एक हमारे लिए क्या क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया के लिए कैसा है, एम्बेरेसिंग है, इंडिया के लिए काफी शर्मनाक है। इंडिया सीक रीजनल स्टेबिलिटी, हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और बिना हथियारों के एक शिप जो वापस जा रहा है एक नेवल एक्सरसाइज से, उसको आप रास्ते में गिरा दे रहे हो, इंडियन ओशन में गिरा दे रहे हो। इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हम, है ना। और बात करते हो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, फिर लार्जर डिप्लोमेटिक ट्रांजिशन देखें तो फ्रेगमेंटेड मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। सप्लाई चेन, अब सप्लाई चेन है, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के ऊपर क्या कर रहे हैं लोग, कंट्रीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, या एक तरीके से कहा जाए कि उनको प्रेशराइज कर रहे हैं टू कम इनटू द डील्स एंड नेगोशिएशंस, वो सारी चीजें। ठीक है। एक ये ब्लैकआउट एंड प्रोटेस्ट एज क्यूबा से फ्यूल हैज रन आउट, इनका फ्यूल फिर से खत्म हो गया। अभी रशिया ने फ्यूल भेजा था, है ना, लेकिन डिपेंडेंट है ये फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि फ्यूल बनाते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से ही बनाते हैं, हाइड्रो पावर न्यूक्लियर पावर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं उगाते हैं, सिर्फ चीनी उगती है ना। और क्यूबा को क्या कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है। तो वहां पर यूएस ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से रशिया ने एक टैंकर पहुंचाया था, तो उससे कुछ दिन चल गया, लेकिन अब फिर एनर्जी क्राइसिस हो रहा है वहां पे। ठीक है। हम लोगों ने बात की थी कि रशिया, मतलब परसों ही बात की थी कि रशिया ने क्या बोला, पुतिन ने क्या बोला, सीज फायर की बात की कि वॉर खत्म हो जाएगी, कीव पे हमला कर दिया, 10 लोग मारे गए। मैंने कल ही कहा था कि दिस इज इल्यूसिव, ये कैसी है, इल्यूसिव है, आर्टिकल ही निकला था, द पुतिन की जो पीस टॉक्स है ये इल्यूसिव है, ये नहीं चलने वाली, और नहीं चलेगी, हमें भी पता है ना। चीजें इतनी जल्दी डी एस्केलेट नहीं होती हैं, डी एस्केलेट होते होते भी 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तक हमारा आज का न्यूज़पेपर था, इसके अंदर कुछ ऐसा खास याद रखने की जरूरत नहीं, ये बस मैंने इसलिए दिखाया कि कल का जो हमारा आर्टिकल था उसको जस्टिफाई करती है ये घटना। ठीक है। अब बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ।